दैनिक जीवन में रसायन भाग 5 केमिस्ट्री इन डेली लाइफ पार्ट 5 एकक 16 यूनिट 16 कक्षा 12 रसायन शास्त्र क्लास 12 केमिस्ट्री। हरीश कुमार चौधरी उच्च माध्यमिक शिक्षक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोंठिया जिला विदिशा। तो आइए आज हम इस इकाई का अंतिम पाठ्यांश जिसे हम परिमार्जक के तौर पर ले रहे हैं इसका अध्ययन करते हैं। इसके पूर्व में हम औषध एवं खाद्य पदार्थ का अध्ययन कर चुके हैं। शोधन अभिकर्मक क्लीनिंग रिएजेंट्स दो प्रकार के अपमार्जक शोधन अभिकर्मक की तरह प्रयुक्त होते हैं। यह साबुन और संश्लेषित अपमार्जक हैं। यह जल के शोधन गुण को सुधारते हैं, अर्थात जल की सफाई करने की क्षमता को उन्नत करते हैं, बढ़ाते हैं। यह वसा के निष्कासन में सहायता करते हैं जो कि कपड़ों और त्वचा के साथ दूसरे पदार्थों को चिपका देती है। वसा हमारे शरीर में जो तेली पदार्थ है वह जब कपड़ों में लग जाता है तो धूल के कण या अन्य पदार्थ कपड़ों में चिपकते हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर से भी धूल के कण और अन्य पदार्थ चिपकते हैं जिसको हम मैल कहते हैं मोटे तौर पर। तो साबुन या अपमार्जक उनको दूर करने में सहायता करते हैं। आइए अब हम साबुन को लेते हैं। साबुन को देखते ही आपके मस्तिष्क में दो चीज़ें उभरती हैं, एक स्नान करना, एक कपड़े धुलना। तो स्नान करने में निश्चित तौर पर आप साबुन का उपयोग करते हैं, किंतु कपड़े धुलने में वर्तमान में हम जिस साबुन का उपयोग कर रहे हैं वह एक डिटर्जेंट है, ना कि सोप। तो देखिए, आप साबुन की जो बट्टी आती है उसके रैपर को पढ़ के देखिएगा, उस पर लिखा हुआ मिलेगा आपको डिटर्जेंट कैक, जबकि नहाने के साबुन पर आपको सोप लिखा हुआ मिलेगा। सफाई के लिए प्रयोग में आने वाले साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले वसा अम्लों जैसे स्टेरिक, ओलिक और पामिटिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। सोडियम लवण वाले साबुन वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करके बनाए जाते हैं। इस अभिक्रिया को हम साबुनीकरण या सोपेनिफिकेशन कहते हैं। साबुन बनाना बहुत ही आसान प्रक्रिया है, किंतु आप घर में ना बनाएं इसको। प्रयोगशाला में या किसी जानकार व्यक्ति के समक्ष आप इसको बना सकते हैं। इसको बनाने में हम तेल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं और इसको बॉयल अप करते हैं, गर्म करते हैं। जब यह पदार्थ थोड़ा गाढ़ा होने लगता है हम इसको ठंडा होने के लिए किसी बर्तन में रख देते हैं और जब ये ठंडा होकर ठोस हो जाएगा तो हम इसे काट कर टुकड़े कर सकते हैं। वही एक तैयार साबुन है, किंतु वह उत्तम गुणवत्ता का नहीं होगा, क्योंकि उत्तम गुणवत्ता के लिए हम इसमें कुछ और पदार्थ मिलाते हैं, उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं। एक संरचना सूत्र और अभिक्रिया आपके समक्ष है। स्टेरिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से होती है तो हमें सोडियम स्टेरेट मिलता है जो कि साबुन है C17H35COONA। इसके साथ में हमें सह उत्पाद के रूप में ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन मिलती है। इसका सूत्र है आपके समक्ष, देखिए आप, यह उपयोगी पदार्थ है। केवल सोडियम और पोटेशियम साबुन ही पानी में घुलनशील होते हैं और सफाई के लिए प्रयुक्त होते हैं। अन्य जो भी हमारे साबुन होंगे वह पानी में घुलनशील नहीं होंगे। सामान्यतः सोडियम साबुनों की तुलना में पोटेशियम साबुन त्वचा के लिए उपयोगी होते हैं। कारण क्यों है कि त्वचा हमारी बहुत कोमल होती है और उस पर यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से बने हुए साबुन का उपयोग करेंगे तो हमारी त्वचा शुष्क हो जाएगी, इसलिए हम उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाले साबुन का प्रयोग करते हैं। साबुन के अब हम प्रकार देखें। बुनियादी तौर से साबुन वसा अथवा तेल को उपयुक्त घुलनशील हाइड्रोक्साइड के साथ उबालकर बनाए जाते हैं। अलग अलग कच्चा माल उपयोग करके इनमें भिन्नता लाई जाती है। तो मोटे तौर पे हम 4 साबुन देख रहे हैं: प्रसाधन साबुन, पानी में तैरने वाले साबुन, पारदर्शी साबुन और औसत साबुन। तो अब हम इनको क्रमशः देखते हैं। सर्वप्रथम हम ले रहे हैं प्रसाधन साबुन या टॉयलेट सोप। उत्तम प्रकार के वसा एवं तेलों से बनाए जाते हैं टॉयलेट सोप, तथा क्षार के अधिक को निकालने का ध्यान रखा जाता है। यदि इसमें क्षार की मात्रा ज़्यादा होगी तो यह हमारे स्किन को, त्वचा को नुकसान पहुंचाएंगे। इन्हें अधिक आकर्षक बनाने के लिए इनमें रंग और सुगंध डाले जाते हैं। आपके समक्ष एक चित्र भी दिखाई दे रहा है जिसमें आप समझ पा रहे होंगे कि नहाने का साबुन है। पानी में तैरने वाले साबुन, वाटर फ्लोटिंग सोप। पानी में तैरने वाले साबुन बनाने के लिए उनके कड़ा होने से पहले
वायु के छोटे छोटे बुलबुले विस्पंदित किए जाते हैं। उनमें विस्पंदित से तात्पर्य उनमें वायु के बुलबुले प्रवाहित किए जाते हैं। आप नदी में नहा रहे हैं, नदी गहरी है, नहाते समय आपका साबुन आपके हाथ से स्लिप हुआ और पानी में चला गया। अब वो गहराई में चला गया, आपको साबुन लगाना है, कैसे लगाएंगे? इस समस्या से बचने का एक विकल्प ढूंढा गया है, क्यों ना साबुन भी हमारे साथ तैरे। तो ये साबुन पानी में तैरता रहेगा, आपके हाथ से गिर भी जाएगा तो आपको वहीं तैरता हुआ मिलेगा, आप इसको फिर से उठा सकते हैं। तो इसकी क्वालिटी हो गई है। पारदर्शी साबुन, ट्रांसपेरेंट सोप। पारदर्शी साबुन, साबुन को एथेनॉल में घोलकर और फिर विलायक के अधिक को वाष्पित करके बनाए जाते हैं। अर्थात पहले साबुन बना लेते हैं, फिर साबुन में एथेनॉल मिलाते हैं और एथेनॉल में इसको घोल लेते हैं अच्छे से, फिर इसको हम गर्म करते हैं, वाष्पित करते हैं। वाष्पित होने से साबुन का जो कलर है वो उड़ जाता है और साबुन हमारा ट्रांसपेरेंट हो जाता है या पारभासी भी हो सकता है। ये ऐसे साबुन मार्केट में उपलब्ध हैं, देखने में भी बड़े अच्छे लगते हैं। औषध साबुन, मेडिसिनल सोप या मेडिसिन सोप। औषध साबुनों में औषधीय गुण वाले पदार्थ डाले जाते हैं। कुछ साबुनों में गंध हारक पदार्थ डाले जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, गंध हारक अर्थात जो गंध का हरण कर लें, गंध को दूर कर दें, ऐसे पदार्थ कहलाते हैं गंध हारक पदार्थ। कुछ लोगों को पसीने में गंध होती है उनके, जो कि दूसरों को बेचैन करती है, तो ऐसी गंध को हरने के लिए इस तरह के साबुन का उपयोग होता है। आप देखिए कई बार कुछ लोगों को जूं पड़ जाते हैं बालों में, जुएँ जिनको हम कहते हैं, उनको साफ़ करने के लिए मार्केट में साबुन मिलते हैं जो कि औषध साबुन हैं, उनका हम उपयोग कर सकते हैं। दाढ़ी बनाने के साबुन को जल्दी सूखने से बचाने के लिए इनमें ग्लिसरॉल होता है। इन्हें बनाते समय रोजिन नामक गोंद डाली जाती है। इससे सोडियम रोजिनेट बनता है जो अच्छी तरह झाग बनाता है। धुलाई के साबुनों में सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स और सोडियम कार्बोनेट जैसे पूरक डाले जाते हैं। दानेदार साबुन सूखे हुए छोटे छोटे साबुन के बुलबुले होते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जितने भी हम ये नाम पढ़ रहे हैं, आप जब स्नान करने जाएं, नहाने जाएं, तो अपना साबुन उठाइएगा, न्यू साबुन जो आप लेते हैं उसका रैपर फाड़िए, उस पर इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है, आप उनको पढ़ के देखें और इससे मिलान करें, निश्चित तौर पर कोई ना कोई इंग्रेडिएंट आपका मिल ही जाएगा। तो इससे आपकी साइंस में रुचि भी बढ़ेगी। अब हम आ रहे हैं संश्लिष्ट अपमार्जक पर, सिंथेटिक सोप पर। तो इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है, इसके पश्चात हम इनको आगे पढ़ेंगे। तो साबुन का एक ड्रॉबैक है या एक साबुन की कमी है कि साबुन कठोर जल में प्रॉपर कार्य नहीं कर पाते, इसलिए हमें सिंथेटिक सोप की आवश्यकता पड़ती है। क्यों नहीं कर पाते? कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आयन होते हैं। यह आयन सोडियम अथवा पोटेशियम साबुन को कठोर जल में घोलने पर क्रमशः अघुलनशील कैल्शियम और मैग्नीशियम साबुन में परिवर्तित कर देते हैं, और जब यह अघुलनशील हो जाएगा तो निश्चित तौर पे पानी में ऊपर तैरने लगेगा, और जो पानी ऊपर तैरेगा उसको हम कहेंगे मलफेन या स्कम के रूप में ऊपर तैरेगा। यदि आप नहाएंगे तो आपके बाल चिपचिपे हो जाएंगे, कांतिहीन हो जाएंगे, और इस कमी को दूर करने के लिए हमें सिंथेटिक सोप की आवश्यकता पड़ी। तो अब हम जानते हैं सिंथेटिक सोप क्या होते हैं। वह शोधन अभिकर्मक हैं जिनमें साबुन के सभी गुण होते हैं, परंतु जो वास्तव में साबुन नहीं होते। यह मृदु एवं कठोर दोनों प्रकार के जल में उपयोग किए जा सकते हैं, क्योंकि यह कठोर जल में भी झाग बनाते हैं। कुछ अपमार्जक तो बर्फीले जल में भी झाग देते हैं। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, बर्फीले जल में कपड़े धोना कितना कठिन, लेकिन कुछ अपमार्जक ऐसे भी हैं जो बर्फीले जल में भी झाग देते हैं और कपड़े साफ कर सकते हैं, या आप नहाएंगे तो आपके शरीर का मैल भी दूर कर सकते हैं। संश्लिष्ट अपमार्जकों को 3 वर्गों में बांटा गया है: ऋणायनी, धनायनी और अनायनिक। ऋणायनी अपमार्जक। ऋणायनी अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले एल्कोहलों अथवा हाइड्रोकार्बन के सल्फोनेटेड व्युत्पन्न होते हैं। ऋणायनी अपमार्जक दंतमंजन में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। दंतमंजन में जो हमारे दांतों की सफाई का कार्य करते हैं, ये दंतमंजन में KNO3 या नाइटर भी मिलाया जाता है, जिससे दांतों में चमक आती है, भले ही वह शरीर के लिए फ़ायदेमंद हो या नुकसानदायक हो। आप देखिए इसका एक उदाहरण है, लाइरॉल अल्कोहल की जब सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया होती है तो लाइरॉल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, और इसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के जली विलयन से कराने के पश्चात हमें सोडियम
लाइरॉल सल्फेट प्राप्त होता है, जो कि एक ऋणायनी अपमार्जक है। धनायनी अपमार्जक। धनायनी अपमार्जक एमिनो के एसीटेट, क्लोराइड या ब्रोमाइड ऋणायनों के साथ बने चतुष्क लवण होते हैं। सेटिल ट्राईमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड एक प्रचलित धनायनी अपमार्जक है जो केस कंडीशनरों में डाला जाता है। धनायनी अपमार्जकों में जीवाणुनाशक गुण होते हैं तथा यह महंगे होते हैं, इसलिए इनके सीमित उपयोग हैं। इसका एग्जाम्पल आपके समक्ष है। अब आते हैं हम अनायनिक अपमार्जक पर। अनायनिक अपमार्जकों की संरचना में कोई आयन नहीं होता। यह ऐसा अपमार्जक स्टीयरिक अम्ल तथा पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल की अभिक्रिया से बनता है। बर्तन धोने के साबुन में आने वाला द्रव, आपने देखा बर्तन का साबुन जो है लिक्विड फॉर्म में भी आने लगा, तो वह जो है अपमार्जक अनायनिक का प्रकार है एक। इस प्रकार के अपमार्जकों की शोधन क्रिया विधि भी वही होती है जो साबुनों की होती है। यह भी तेल तथा वसा को मिसेल बनाकर निष्कासित करते हैं। आपके सामने एक एग्जाम्पल भी है। स्टेरिक अम्ल की क्रिया पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल से हुई और जलकाणु इससे निष्कासित हुआ और अनायनिक अपमार्जक हमें प्राप्त हुआ। अनायनिक अपमार्जक का एक उदाहरण और देखिए आप, शैम्पू। शैम्पू अनायनिक अपमार्जक का उदाहरण है। यदि आप शादी में जाते हैं और आपके कपड़ों पर हल्दी लग जाती है, तो आप उसको साबुन से धुलेंगे तो हल्दी का रंग लाल हो जाएगा, किंतु यदि आप उसको शैम्पू से धुलकर देखें तो रंग लाल नहीं होगा, बल्कि हल्दी छूटने के चांस ज़्यादा होंगे। तो जब भी आप अगली बार हल्दी को साफ़ करें तो पहले शैम्पू से साफ़ करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। आगे आते हैं, हर चीज़ का एक दुष्परिणाम भी होता है। तो संश्लेषित अपमार्जक का एक जो दुर्गुण है वह क्या है कि संश्लेषित अपमार्जकों के उपयोग में प्रमुख समस्या यह उत्पन्न होती है कि इनमें हाइड्रोकार्बन श्रृंखला अधिक शाखित यदि है तो जीवाणु उन्हें आसानी से निम्नीकृत नहीं कर सकते, उनका डिग्रेडेशन नहीं कर सकते। निम्नीकरण धीमा होने के कारण यह एकत्र होते जाते हैं और अपमार्जक युक्त बहिस्रावी नदी, तालाब इत्यादि में पहुंच जाते हैं। यह पानी में मल जल प्रबंधन के बाद भी बने रहते हैं तथा नदी, तालाब तथा झरनों में झाग उत्पन्न करते हैं तथा उसका पानी इससे प्रदूषित हो जाता है। तो यह इनका एक ड्रॉबैक है। अब यह हमारा पाठ्यांश यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।